नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। भारत की वैधानिक समस्याओं को हल करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। 1930, 1931 व 1932। इसके आधार पर 1932 में श्वेत पत्र जारी हुआ। श्वेत पत्र के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1935 के इस भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर आज हम चर्चा करते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र तथा देशी रियासतों को इस संघ में शामिल किया गया। केंद्र और प्रांतों के लिए इस संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों को ऐच्छिक उनकी स्वेच्छा पर इस संघ में शामिल होने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह रही कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। 1919 के द्वैत शासन का अंत किया गया। प्रांतीय शासन व्यवस्था को लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में सौंपा गया। गवर्नरों को मंत्रियों की अनुसार प्रशासन और शासन व्यवस्था में संचालन की बात कहेगी। अब गवर्नरों से जो शक्ति है वह प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो अधिकार है वह लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में आए। मंत्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होने की राह दिखी। साथ में बहुमत दल के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति भी इस की गई। केंद्र में द्वैत शासन। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। कुछ संघीय विषय गवर्नर जनरल के हाथों में सौंपे गए। इस संघीय विषय के अंतर्गत सेना, विदेश, सुरक्षा, रेल, डाक, तार आदि महत्वपूर्ण विषय थे। गवर्नर की सहायता के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी प्रावधान किया गया और अन्य जो विषय हैं वह लोकप्रिय मंत्रिमंडल के हाथों में सौंपे गए। मंत्रियों की संख्या भी 10 निश्चित की गई। संरक्षण एवं आरक्षण। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों को केंद्र में एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष अधिकार व शक्तियों का प्रावधान किया गया। विधानमंडलों और मताधिकार में वृद्धि। इस अधिनियम के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदन निर्धारित किए गए। केंद्रीय विधानमंडल जिसकी सदस्यों की संख्या 375 तथा दूसरा राज्य परिषद जिनके सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गई तथा प्रांतों के 11 विधानमंडलों में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान भी किया गया। साथ में प्रांतों में 10% मताधिकार का भी विस्तार किया गया। शक्ति विभाजन। इस अधिनियम के अंतर्गत शक्ति विभाजन किया गया। संघ के अंतर्गत 3 सूचियों का निर्माण किया गया और संघीय सूची, राज्य प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत रेल, डाक, तार, विदेश आदि महत्वपूर्ण विषय आए जिनकी संख्या 59 तथा प्रांतीय विषयों की सूची 54 जिसमें न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, जंगल, शिक्षा, सड़क आदि। और तीसरी सूची समवर्ती सूची जिसमें संघ व प्रांत दोनों ही कानूनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यदि दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो संघ को अहमियत दी जाएगी, संघ के कानूनों को लागू किया जाएगा। संघीय न्यायालय। इस अधिनियम के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत आते हैं और इस संघीय न्यायालय का जो क्षेत्र है प्रांतों व देशी रियासतों को भी इसमें शामिल किया गया है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता है उसे बरकरार रखा, उसे बनाए रखा। इस अधिनियम में संशोधन या व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन का जो अधिकार है केवल ब्रिटिश संसद को ही सौंपा गया। भारत में कोई भी शक्ति व प्रशासन इस अधिनियम में किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं रहा। प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रस्तावना का प्रावधान नहीं था, बल्कि 1919 के जो अधिनियम है उस अधिनियम की प्रस्तावना को इसमें जोड़ा गया।
भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद का अंत किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और भी विस्तार किया गया। अब आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियन हरिजनों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था विभिन्न संप्रदायों और उनके विशेष हितों के लिए की गई। भारतीय हितों को के विपरीत सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। बर्मा, बरार और अदन, इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को अलग किया गया और अदन को औपनिवेशिक कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। ये प्रमुख विशेषताएं थी 1935 के अधिनियम की। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम में कई दोष भी थे, उन दोषों पर भी हम चर्चा करते हैं। 1935 के अधिनियम की प्रमुख दोषों में दोषपूर्ण संघ, इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जो एक दोषपूर्ण व्यवस्था के रूप में दिखाई दे रहा था। संघ के आकार, संघ की जनसंख्या, संघ के राजनीतिक लक्ष्यों, व्यवस्थाओं को यदि देखें तो भारतीयों के लिए यह संघ पर्याप्त नहीं था। इनमें विभिन्न प्रकार की कमियां थी। साथ में समस्त अधिकार व शक्तियां ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही रही। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया। 1935 की अधिनियम की यह प्रमुख विशेषता रही। लेकिन प्रांतीय स्वायत्ता की हम बात करें तो यह केवल एक दिखावा मात्र के तौर पर दिखाई दी। प्रांतों को वह अधिकार व शक्तियां नहीं सौंपे गए और न ही उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रांतीय शासन के अंतर्गत बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की कोई बात इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रही। समस्त अधिकार व शक्तियां ब्रिटिश शासन व्यवस्था के पास ही रही। संरक्षण व आरक्षण, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेष अधिकार व विशेष शक्तियां प्राप्त हुई कि वह उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हो। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की शक्तियों और अधिकारों में और भी ज्यादा वृद्धि हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय व्यवस्था के विपरीत, भारतीयों के हित के विपरीत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। आंग्ल भारतीय, यूरोपियन, भारतीय ईसाइयों और हरिजनों को सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हुआ जो भारतीय व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत थी। आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं, इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान या व्यवस्था नहीं की गई कि भारतीयों को आत्मनिर्णय या शक्ति का या शासन में पूर्ण रूप से भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो। अतः 1935 का जो अधिनियम है वह विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर दोषपूर्ण रूप से, कमियों के रूप से दिखाई दिया। लेकिन 1935 के अधिनियम का यदि हम मूल्यांकन करें तो निश्चित तौर पर यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम है। भारतीय संवैधानिक इतिहास में 1935 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम के तौर पर दिखाई देता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भागीदारी है या व्यवस्था है वह दिखाई दी। 1935 के अधिनियम ने भारतीय संविधान को एक जो नई दिशा, एक नई राह जो दिखाई है और इस राह के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। साथ में 1935 के अधिनियम के द्वारा पहली बार मंत्रियों को उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ, उन्हें अधिकार व शक्तियां प्राप्त हुई। प्रांतों में वह अधिकार व शक्तियों को लेकर उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना दिखाई दी। मंत्रियों को पहली बार शक्तियों व अधिकार प्राप्त होने के कारण उनमें एक उत्तरदायित्व की जो भावना का विकास हुआ। प्रांत और कार्यकारिणी शासन व्यवस्था में भागीदारी, शासन व्यवस्था को संचालित करना, शासन व्यवस्था के लिए नए नए कार्यों को अंजाम देने की जो भावना का विकास हुआ वह इस अधिनियम के द्वारा
दिया गया। आज हमने ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं पर चर्चा की। धन्यवाद।